गुड मॉर्निंग बच्चों, होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर पर्यावरण टीचर अनु कमर राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज मैं बेटा आपको 7th चैप्टर 4th क्लास का 7th चैप्टर पौधों में प्रजनन का पार्ट बी पढ़ाऊंगी। पार्ट ए में जो हमने पढ़ा है उसको दोहराऊंगी। तो पार्ट ए में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं। जैसे मनुष्य के भाग होते हैं वैसे ही अलग अलग उसी तरह पौधों के भी भाग होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्तियाँ। ठीक है, तो जड़, तना, पत्तियाँ, फल, फूल, ये क्या है? पौधे के भाग है, बीज। तो इस तरह से ये इसके भाग है। उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था हमने कि पत्तियाँ क्या है? भोजन बनाती है। जड़ें क्या करती है? भूमि से खनिज लवणों को अवशोषित करती है। और तना क्या करता है? पौधे को सहारा प्रदान करता है और नीचे से जो जड़ों द्वारा खींचे गए जल व खनिज लवणों को पौधे के पूरे भाग में पहुंचाता है। और बीज के फल में बीज सुरक्षित रहता है और बीज क्या करता है? नए पौधे का जन्म करता है। इस तरह से पौधों के भागों के बारे में हमने और उनके कार्यों के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बीज जो बीज है उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। तो बीज के बाहर का जो आवरण होता है वो बीजावरण कहलाता है। और जो चने का उदाहरण दिया था उसमें जो दो दालें दिखाई देती है वो बीज पत्र कहलाते हैं। बीज पत्र के किस लिए उपयोगी है? क्योंकि जो पौधा जब बीज से नया पौधा बनता है तो जो नए पौधे बनने के लिए जो उसे भोजन की आवश्यकता होती है वो बीजापत्र से प्राप्त करता है शुरू में। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कितने तापक्रम की ज़रूरत है बीजावरण बीज के अंकुरित होने के लिए। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था बीजों का प्रकीर्णन। तो बीजों का प्रकीर्णन, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है। और बीजों का प्रकीर्णन जिसके द्वारा किया जाता है वो संवाहक कहलाते हैं। और बीजों का प्रकीर्णन मैंने 4 तरह से बताया था, वायु द्वारा, जल द्वारा। इसकी 4 विधियाँ बताई थी ना आपको, वायु द्वारा, जल द्वारा, प्राणियों द्वारा और फल के चटकने द्वारा। तो वायु द्वारा तो किसका बताया था? कपास और आग का उदाहरण दिया था। और जल द्वारा नारियल का उदाहरण देकर समझाया था आपको। और प्राणियों द्वारा जैसे आम वगैरह के फल खाकर और हम इधर उधर फेंक देते हैं ना उनकी गुठली को, तो वो एग्जाम्पल बताया था। फल के चटकने के द्वारा तो ये मटर का सिंपल उदाहरण बताया था। उसके बाद गुल, मेहंदी तथा रेंडी फल भी क्या है? फल के चटकने द्वारा इनमें प्रकीर्णन होता है। फिर हम एक नई ही प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से नए पौधे के जन्म को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और अब इसकी कुछ विधियां बताई गई है, जैसे जड़ों द्वारा मूली, गाजर, शकरकंद व शलजम आदि पौधे भोजन को जड़ों में संग्रहित करते हैं। यदि इन पौधों की जड़ों को मिट्टी में दबा दिया जाए तथा उनकी देखभाल की जाए तो इन जड़ों से ही नए पौधे निकलने लगते हैं। मूली, गाजर, शकरकंद व शलजम। ठीक है, तो इनके क्या है? इनके जड़ों से क्या बन जाते हैं? नए पौधे बन जाते हैं। अब तनों द्वारा, तो भूमिगत तनों से जैसे आलू, अदरक आदि भूमिगत तने हैं। आलू तथा अदरक आँखें या कलियाँ होती है। आलू पर क्या होती है? आँखें होती है ना, ये देखो। और अदरक पर भी इस तरह से कलियाँ होती है। तो जब इन्हें मिट्टी में दबाया जाता है तो इन आँखों पर नए पौधे निकल आते हैं। गन्ना, प्याज, केसर, कांदा आदि पौधों के तनों को भूमि में दबाने पर नए पौधे निकलते हैं। अब आपसे पूछ ली जाए कि मूली, गाजर, शकरकंद व शलजम पौधे के कौन से भाग है? तो जड़ है। और तना पूछ लिया जाए तो आलू और अदरक क्या है? तना है। अब देख लीजिए, रेंगने वाले तनों से पुदीने व ऑक्सलीज आदि पौधों के तने भूमि पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। इन तनों को विसर्पी तने कहते हैं, सांप की तरह चलने वाले। विसर्पी तने कमजोर होते हैं। इन तनों की ग्रंथियों पर नई जड़ें उगती जाती है जो भूमि के अंदर बढ़ती जाती है। फिर तनों के उस भाग से नए पौधे उग जाते हैं। आपने देखा हो ना, आप पुदीना लेके आए हो, उसी को आप लगा दो तो उससे क्या हो जाएगा? नया पौधा बन जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। अब आप देखिए इसका नेक्स्ट, पत्तियों द्वारा बोगनविलिया, बिगोनिया व ब्रायोफिलम पौधों की पत्तियां मोटी व गुद्देदार होती है। बिगोनिया व ब्रायोफिलम का ये आपको इसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इसकी पत्ती दिख रही होगी। तो पौधों की पत्तियां मोटी व गुद्देदार होती है। इन पत्तियों पर
पर्णकलिकाएं होती है, इनकी पत्तियों पर क्या होती है, पर्णकलिकाएं खिल जाती है, जिनसे नए नए पौधे व जड़ों का जन्म होता है। इससे क्या हो जाता है, नीचे की देखो जड़ें निकलने लगी, ऊपर पौधा निकलने लग गया। अगर इनकी पत्तियां कहीं ज़मीन में गिर जाती है तो उससे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। कृत्रिम प्रजनन, प्रकृति के स्थान पर मानव द्वारा कराए जाने वाले पौधों के प्रजनन को कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। अब इसमें प्रकृति का कोई योगदान नहीं होता, मानव द्वारा कराए जाने वाले पौधों के प्रजनन को कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। कृत्रिम प्रजनन की निम्नवत विधियां हैं। फर्स्ट है कलम द्वारा। गुलाब, गन्ना, अंगूर आदि के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं, ठीक है ना। गुलाब, गन्ना, अंगूर, इसके पौधे किससे लगाए जाते हैं, कलम द्वारा लगाया जाता है। किसी विकसित पौधे के तने का एक भाग काट लिया जाता है, इसी भाग को कलम कहते हैं। जो बहुत अच्छा विकसित हो चुका है उस पौधे के भाग को, एक तने का एक भाग को काट लिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। यदि कलम को भूमि में इस प्रकार दबाया जाए कि कली वाला भाग भूमि से ऊपर रहे, कुछ दिनों पश्चात कलम की कली के स्थान से एक नया पौधा निकलने लग जाता है, और ये विधि क्या कहलाता है, कलम लगाना। दाब कलम, अब कलम भी दो तरह से लगती है। दाब कलम विधि अनुसार मुख्य पौधे की निचली शाखा को छीला जाता है, फिर उस शाखा की ग्रंथि को छांटा जाता है, फिर शाखा की ग्रंथि के चारों ओर की छाल को निकाल लेते हैं। जैसे छाल तो ऊपर ब्राउन ब्राउन होती है ना, उसे तो निकाल देते हैं। इसके बाद छाल निकाले गए भाग को नीचा करके उसे मिट्टी में दबा देते हैं, ठीक है। कुछ समय, अब मिट्टी में दबा दोगे तो क्या होगा, उसे नमी प्राप्त हो जाएगी ना, और कुछ समय बाद उस ग्रंथि से नई जड़ें फूट जाती है। नई जड़ निकालने के बाद उस शाखा को मुख्य पौधे से अलग कर देते हैं। जब उसमें से जड़ें निकलने लग जाएगी तो उस पौधे को क्या कर लेंगे, अपन अलग कर लेंगे। कली रोपण, इस विधि में गुलाब, आम आदि पौधों के तनों पर अंग्रेजी के ठ अक्षर के आकार का चीरा लगाते हैं। फिर उस चीरे में उस पौधे की किसी विशेष किस्म की कली लगाकर उसे डोरी से बांध देते हैं। कुछ दिनों बाद में वह कली बढ़कर नए पौधे का रूप ले लेती है, और इस तरह से क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, उसके गुण विकसित होने लग जाते हैं। आओ दोहराएं, अब जो आपने पढ़ा है उसको दोहराएंगे। पौधों में प्रजनन का सर्वप्रमुख स्रोत बीज होता है। बीज अंकुरण के लिए उचित नमी, वायु एवं तापमान की आवश्यकता होती है। अब प्रजनन का प्रमुख स्रोत क्या है, बीज, और बीज अंकुरण के लिए उचित उसे क्या चाहिए, नमी चाहिए, वायु और तापमान चाहिए। बीज के अंकुरण के लिए सदैव प्रकाश आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो भूमि के अंदर होता है, तो वैसे ही भूमि के अंदर उसे प्रकाश कहाँ मिलता है। मानव द्वारा कराए जाने वाले पौधों के प्रजनन को कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। बीज के बाहरी छिलके को बीजावरण कहते हैं, और उसके अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है, बीज पत्र कहलाता है। अब आओ हम इसके क्वेश्चन आंसर देखें। तो इसके क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे, सही विकल्प चुनिए, टिक द राइट ऑप्शन। ब्लैंक भूमि के नीचे होता है, जड़, फल, तना, तो फल और तना तो ऊपर होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जड़ भूमि के अंदर होती है। खाली स्थान में शाखाएं, फूल, पत्तियां तथा फल उगते हैं। जड़ में, पत्तियों में, तने में होता है ना, फूल, पत्तियां और फल, तना। बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से नए पौधे के जन्म को खालिस्तान कहते हैं। कायिक प्रवर्धन, प्रकीर्णन, बीजावरण क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। बीज के बाहरी छिलके को क्या खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, बीज के बाहरी छिलके को पर्णकलिकाएं, अंकुरण क्या कहते हैं, बीजावरण। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीजों के प्रकीर्णन से क्या लाभ है, बीजों के प्रकीर्णन से हमें नए पौधे प्राप्त होते हैं। नारियल के बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है, नारियल के बीज का प्रकीर्णन जल के द्वारा होता है। इसमें नारियल के पौधे से नारियल टूटकर गिर जाता है, और वो उसका जो छिलका है वो उसे तैराते हुए और दूर तक ले जाता है। थोड़े टाइम में वो क्या है, किसी किनारे पे जाके रुक जाता है, और उसका जो ऊपर का आवरण है वो गल जाता है और हट जाता है, और उसके बाद उसमें से क्या है, बीज नया पौधा निकलने लग जाता है। कायिक प्रवर्धन तथा कृत्रिम प्रजनन में क्या अंतर है। कायिक प्रवर्धन पौधे के ही भाग से दूसरा पौधा लगाया जाता है, ठीक है, और इसमें तथा कृत्रिम प्रजनन कायिक प्रवर्धन में पौधे से नया पौधा उगता है, और कृत्रिम प्रजनन में मानव द्वारा
प्रकृति का कोई सहयोग नहीं होता है। इसमें मानव द्वारा कराए जाने वाले पौधों के प्रजनन को क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। पौधों में वायु द्वारा प्रजनन प्रक्रिया किस प्रकार होती है? पौधों में वायु द्वारा प्रजनन प्रक्रिया के 2 उदाहरण बताए थे मैंने, आक और आक बताया था। आक में आक और कपास। तो आक में क्या होता है, इसमें इसका जो फल है वो फट जाता है और वायु द्वारा उसके बीज क्या है, हवा में उसमें क्या होता है, कपास में और आक में उनके बीजों के चारों ओर रेशेदार स्पंजी रेशेदार क्या होते हैं, रेशेदार होते धागे लगे होते हैं जो उन्हें हवा में उड़ने में पैराशूट का काम करते हैं और वो उड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियां पाकर एक नए पौधे का जन्म कर देते हैं। अपुष्पीय पौधों को छोड़कर सभी पौधे खालिस्तान उत्पन्न करते हैं। अपुष्पीय पौधों को छोड़कर सभी पौधे बीज उत्पन्न करते हैं। सेम के बीजावरण के भीतर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। भ्रूण का ऊपरी भाग खालिस्तान कहलाता है। भ्रूण का ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। बीज खालिस्तान अवस्था में उगता है। तो कौन सी अवस्था में उगता है? वो अनुकूल अवस्था में उगता है। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान औसतन अंकुरण के लिए अनुकूल होता है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। बीजावरण फोड़कर भ्रूण बाहर आ जाता है। सही है। बीजों में बारीक रेशे या पंख नहीं होते हैं। गलत, क्योंकि कपास और आक में होते हैं ना। कमल के फल उसके स्पंजदार डंठल में ऊपर की ओर लगे होते हैं। सही है। पर्णकलिकाओं से नए नए पौधे में जड़ों का जन्म होता है। सही है। गुलाब, गन्ना आदि के पौधे कलम द्वारा लगाए जाते हैं। सही है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। जिसको जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ लें। थैंक यू।